नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय उत्तरी प्रश्न हम करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बहुविकल्पी, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट के बहुविकल्पी देखने हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको देखनी है, वन लाइनर, एमसीक्यू, फास्ट रिवीजन, प्रीवियस ईयर पेपर, तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। फिर भी यदि आपको ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आज हम देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो आपका सब्जेक्ट है। कुल इसमें 150 प्रश्न जो है वो दे रखे हैं, जिसमें स्टार्टिंग के 75 प्रश्न जो है हम देखेंगे, आधे आधे देखेंगे, ज्यादा वीडियो लेंदी जो है वो ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी बचे 75 प्रश्न नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। प्रश्न आपका कह रहा है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम जो है वो क्या था। चार ऑप्शन में जो है वो भाषा दे रखी है, यानी कि कौन सी भाषा थी वो यहां से आपसे जो है वो पूछा गया है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो आपका वैदिक संस्कृत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदिक काल में शिक्षा की बात करें और इसके अंतर्गत एक वेद के ज्ञाता को, यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा में जो है वो एक वेद के ज्ञाता को स्नातक के नाम से जाना जाता था, दो को यानी दो वेद के ज्ञाता को वसु के नाम से जाना जाता था, तीन वेद के ज्ञाता को रुद्र के नाम से जाना जाता था और चार वेद के ज्ञाता को आदित्य के नाम से जाना जाता था। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैदिक कालीन शिक्षा में ही आपके दो संस्कार आते हैं, एक आपका उपनयन संस्कार और दूसरा समापवर्तन संस्कार। तो इन दोनों के नाम भी ध्यान रखिएगा कि वैदिक कालीन में ही आते हैं, क्योंकि जो बौद्ध कालीन शिक्षा है उसमें आपके अलग आते हैं प्रवज्जा और उपसंपदा, तो अलग अलग हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश जो है वो कब हुआ। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सन 1600 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1600 ईस्वी। अगला है, नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मैंने आपको पहला वाला जो आपका प्रारंभिक शिक्षा के अलावा सब्जेक्ट है, यानी कि वर्तमान भारतीय वाला जो आपका बहुविकल्पी कराया था, वहां पर बताया था कि लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत जो है वो दिया था। और निस्यंदन सिद्धांत आपका था क्या कि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दो और निम्न वर्ग वाले उनकी सभ्यता संस्कृति से प्रभावित होकर जो है धीरे धीरे शिक्षित हो जाएंगे, या जो शिक्षा है वो उच्च वर्ग से छन छन कर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। तो ये जो है लॉर्ड मैकाले का जो है वो निस्यंदन सिद्धांत था। अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर दो सन आपको देखने को मिलते हैं, एक 1953 और एक 1956। दोनों में अंतर को समझिए। 1953 की अगर बात की जाए तब आप कहेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि जो यूजीसी है, वो 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया। तो अस्तित्व में आया या स्थापना कब हुई, तब 1953 को ही आप टिक करेंगे। और विश्वविद्यालय में शिक्षण है, परीक्षा है, अनुसंधान है, इनके जो मानक हैं उनको तय करना, निर्धारण करना, रखरखाव करना 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक सांविधिक संगठन है, इसको बना दिया गया। तब आपका अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तब आप 1956 को जो है वो टिक करेंगे। अगला देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन थे। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो डॉक्टर एल एस मुदालियर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग लिखा हुआ है, इसी को हम मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं। प्रश्न ये बहुत पूछा जाता है कि मुदालियर जो आयोग था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। और मुदालियर कमीशन की स्थापना कब की गई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 1952 में जो है वो की गई थी। और तारीख भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, तो 23 सितंबर 1952 के अंतर्गत जो है वो की गई थी। और अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर एल एस मुदालियर। अगला है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 1987 जो है वो सही हो जाएगा। एक्चुअल में इसकी जो नींव पड़ी थी वो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली वाली आई थी उसी से पड़ी थी। तो इसी 1986 की शिक्षा नीति के तहत ही जिला शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1987 में जो है वो की गई थी। अगला है प्रश्न सातवां, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी।
जिसको आप इग्नू के नाम से जानते हैं, IGNOU, तो वो आपसे पूछा गया है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 1986 जो है वो सही हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 1985 भी मान नाम यानी कि ईयर जो है वो देखने को मिलता है। होता क्या है, जैसे कोई भी चीज़ जो होती है वो उसके एक साल पहले तक धीरे धीरे कार्यान्वित होती है, इसलिए 2 सन इस प्रकार लिए आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 86 यहाँ पर आंसर भी दिया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए बा वाला आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला कह रहा है कि किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में जो है कम अहमियत दी जाती है या दी गई जो है। बताइए, बौद्धिक शिक्षा में, ब्रिटिश शिक्षा में, वैदिक शिक्षा में, या सभी में? तो आप क्या कहेंगे कि सभी में ऐसा था कि महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत जो है वो दी गई। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि वुड डिस्पैच की संस्कृति के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए थी। कहाँ, ये यहाँ पर पूछा गया है। चार ऑप्शन है, जल्दी से छाटिए, इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका कलकत्ता, मद्रास, बंबई आपका सही हो जाएगा। वुड डिस्पैच मैंने आपको बताया था, वुड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 19 सॉरी 1854 1854 को आया था। इसी को शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, और इसी की संस्कृति के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना कलकत्ता, मद्रास और बंबई में जो है उसके रखने का लक्ष्य रखा गया था उस समय। और जो लक्ष्य रखा जाता है वो आगे पूरा होता है, तो 1857 में जाकर पूरा हुआ था आपका ये। यानी कि इसके 3-4 साल बाद ही जहां पर मुंबई, चेन्नई, मद्रास भी कह सकते हैं, और कलकत्ता, इनमें विश्वविद्यालय जो है वो खोले गए थे, और धीरे धीरे उसमें और भी चीजें जो है वो इंक्रीमेंट हुई थी। 10वां प्रश्न देखते हैं। बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आप महात्मा गांधी कहेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा, व्यवसाय पर आधारित शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा, हस्तकला पर आधारित शिक्षा, ये सब किसने दी है? महात्मा गांधी जी ने। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मैं ऐसे ही आगे भी प्रोवाइड कराता रहूं। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो मेरे मोटिवेशन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ पर सब मेहनत की जा रही है, एक लाइक तो आपका बनता ही है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11। कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में जो है वो बांटा है? 3, 2, 6 या 4, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं ऑप्शन ABCD में उत्तर की, तो आपका 6 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को 6 स्तरों में बांटा है। सदस्य भी पूछ जाते हैं तो आप कहेंगे कुल 17 सदस्य थे कोठारी आयोग में। आया कब था? 1964 में जो है वो आया था। 1964 से 66 भी आप इसे कह सकते हैं। ये सारी चीजें थी। और कोठारी कमीशन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या थी? पंचमुखी कार्यक्रम। ये आपसे एक बार पूछा जा चुका है DLED में प्रीवियस ईयर में, कि पंचमुखी कार्यक्रम बताइए। तो इसमें 5 बिंदु थे, वो आपको एकदम याद होने चाहिए जो इसके अंतर्गत आते हैं। 12 प्रश्न कह रहे हैं कि बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं? शिक्षा आयोग, उच्च शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, सेडलर आयोग। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका मुदालियर आयोग बिल्कुल सही हो जाएगा। सन वगैरह मैंने ऊपर ही आपको बता दिया। अगला कह रहा है कि NCERT कब एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित हुई? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो 1961 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई, किसके द्वारा की गई? ये आपको बताना है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका NPE 1986 आपका सही हो जाएगा। NPE क्या है? N से न्यू, P से पॉलिसी, और ई से आपका एजुकेशन। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति जो आपकी आई थी वो 1986 में आई थी। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की जो संस्तुति थी वो इसी में रखी गई थी। अब देखिए, एक चीज भी ध्यान देने वाली है कि ये सब आपके कोर्स में है, तो यही सन 2020 में जो शिक्षा नीति आई थी, ये भी पूरे पूरे चांसेस बन सकते हैं कि 2020 की शिक्षा नीति से आपसे प्रश्न पूछे जाएं, क्योंकि इसमें स्वरूप बदल दिया गया है। तो अब आपसे प्रश्न लेटेस्ट का बिल्कुल पूछा जा सकता है। आप सभी को मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ कि 2020 की शिक्षा नीति को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कि अगर वहां से
लघु उत्तरीय प्रश्न भी आए तो आप कर ले जाएं। बाकी अगर हम देखेंगे फास्ट रिवीजन कराएंगे तो वहां पर चीजें आपको बताएंगे। जल्दी फास्ट रिवीजन भी आपका स्टार्ट होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र बताइए। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से तक्षशिला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला, कब मिला, ये पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से 1976 सही हो जाएगा। काफी बार मैं आपको बता चुका हूं। अगला है डीपीईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। इंग्लिश में फुल फॉर्म में आपको बताता हूँ सबसे पहले। तो डी से होती है डिस्ट्रिक्ट, पी से होती है प्राइमरी, ई से होती है एजुकेशन और पी से होता है प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कब आया था? 1994 में आया था। 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे थे उनकी 100% विद्यालय शिक्षा उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य था। और अपवंचित वर्ग जिनकी जिनकी शिक्षा छूट जाती है, बच्चे रह जाते हैं, उनकी शिक्षा को भी इसमें शामिल करना, जिसमें आप कह सकते हैं जो ड्रॉप आउट होता है उसकी दर को कम करना मेन उद्देश्य रखा गया था। ड्रॉप आउट क्या होता है आप लोग जानते हैं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं और बीच में, यानी कि जैसे कि आपका मिड डे मील हुआ तो वहां तब तक पढ़ा, मिड डे मील हो गया तो खाना खा के चल दिए। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें बताई गई थी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन एबीसीडी में से अगर हिंदी का बात करें पूर्ण रूप कौन सा होगा, तो बा वाला आपका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 18। आपके कोर्स में बहुत सी चीजें हैं, आप अगर लापरवाही कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। ये जो आप इतनी छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं इसके अंतर्गत भी बहुत सी चीजें, डीपीपी मैंने तो 4 ही चीजें बताई हैं, और भी इसमें 3 चरणों में संपन्न हुआ था, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो वो सब आप पढ़ेंगे आज से, तब पेपर के दिन तक नहीं खत्म होगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो मेहनत करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। 18 प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किस सन में किया गया था। तो आप सभी जानते हैं कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी। तो 1992 जो है आपका सही हो जाएगा। 1986 में संशोधन किस सन में किया गया था, 1992 में जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। यहाँ पर 2 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो यहाँ पर राष्ट्रीय लिखा होता है और एक राज्य लिखा होता है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय जब लिखा होता है उसका मतलब होता है आपसे पूरे भारत लेवल पर पूछ रहा है, यानी कि एनसीईआरटी पूछ रहा है। और जब राज्य लिखा होता है तब आपका उत्तर प्रदेश लेवल पर पूछ रहा है, तब आपका एससीईआरटी होता है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना यानी कि एनसीईआरटी पूछा गया है आपका। और एनसीईआरटी का गठन आपका 1961 में हुआ था। बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। 20 प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता जो है वो की थी। 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका डॉक्टर संपूर्णानंद जो है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता कमेटी, ये आपका अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 21 है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था मिथिला, नालंदा, पाटलिपुत्र या मालखंड। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की आपका ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बा नालंदा जो है वो सही हो जाएगा, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र। अगला है निषेधन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था। ये अच्छा प्रश्न घुमा कर पूछा गया है। मैंने आपको निषेधन सिद्धांत बता दिया लॉर्ड मैकाले का। ये बताइए किस वर्ग की शिक्षा पर इसमें बल दिया गया था। बात करते हैं उत्तर की, तो उच्च वर्ग आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, उच्च वर्ग को आप शिक्षित कर दीजिए, बाकी निम्न वर्ग तो उसी के अकॉर्डिंग सब धीरे धीरे शिक्षित हो जाएगा, इससे शिक्षा छन छन कर वहां तक पहुंच जाएगी। तो मेन प्रायोरिटी उच्च वर्ग पर दी गई थी। 23 प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, बताइए। संस्कृत, पाली या प्राकृत, हिंदी, स्थानीय भाषा। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो पाली या प्राकृत आप कह सकते हैं बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम। 24 प्रश्न कह रहा है एनसीटी एक्ट संसद में पास हुआ था। ये सभी जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये आपको आगे चलकर सुपर टेट, यूपी टेट में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मैं आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपके जो दोनों पेपर हैं, वर्तमान वाला, प्रारंभिक वाला, इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आप आगे जब यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी करेंगे तब आपको बहुत ज्यादा जो है इसमें हेल्प मिलेगी। और बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो अब तक यूपी टेट फिल कर चुके होंगे, तो आपने देखा होगा इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की,
तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1993 में जो है संसद में पास हुआ था। और फुल फॉर्म क्या होती है एनसीटी की? तो एन से होता है आपका नेशनल, सी से काउंसिल, फॉर आपका साइलेंट रहेगा, टी से टीचर हो जाएगा और ई से एजुकेशन। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन आपका सही हो जाएगा। देखिए एक्ट यहाँ पर पूछा गया था, क्या पूछा गया था? एनसीटी एक्ट संसद में कब पास हुआ, यानी कि जब आपसे एक्ट पूछा जाएगा तब आपको 1993 को टिक करना है। पर अगर पूछा जाए एक्चुअल में कब आया था, तो इसी के 2 साल बाद आप कहेंगे 1995 में, और तारीख भी याद रख सकते हैं 17 अगस्त 1995 में जो है ये आ गया था। एक्ट आपका 1993 था, बाकी आप ये सन दोनों ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका पास ले जाना सही हो जाएगा। और किसके पास ले जाना? तो गुरु के पास ले जाना। ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, इससे पहले वाले पार्ट, इससे पहले वाले सब्जेक्ट में, जो आपका पहला वाला पार्ट सब्जेक्ट था उसमें ये सारी चीजें मैंने बताई थी। 26 कह रहा है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया गया है। बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ऑप्शन एबीसीडी में से। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर द वाला ऑप्शन, सभी उम्र के पात्र लोग जो है वो सही हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग सभी उम्र के पात्र लोगों के लिए किया गया है। 27 प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है? महात्मा गांधी जी का, बीसीजी तिलक का, गोपाल कृष्ण गोखले का, या सैडलर का? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सा, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो सही हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है। 28 प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यारंभ का वर्ष जो है वो क्या है? 1997, 1995, 1993 या 1994? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बात करें उत्तर की, आपका 1995 जो है वो सही हो जाएगा। और ये आपका जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, ये वही है जो ऊपर मैंने आपको एनसीटी बताया था। ये जो मैंने बताया एनसीटी, सन कितना मैंने बताया था? 1995 बताया था। एक्ट पूछा जाए तो 1993, सन पूछा जाए तो 1995। तो यही देखे सन पूछा गया था यहाँ पे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसी को हिंदी में कहते हैं। तो इसका कार्यारंभ का वर्ष क्या है? 1995। समझ रहे हैं आप, चीजें जुड़ी हुई हैं, ऐसा ना समझिएगा कि ये अलग है वो अलग है। अगला 29 कह रहा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो शिक्षक शिक्षा आपका सही हो जाएगा। कौन सी शिक्षा? शिक्षक शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है। और जब शिक्षक जो होगा वो अच्छा प्रशिक्षित होगा तो बच्चों को और बढ़िया तरीके से पढ़ाएगा। 30 कह रहा है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये संविधान की धारा में वर्णित है। किस धारा में वर्णित है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो धारा 28 आपका सही हो जाएगा कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कौन सी शिक्षा? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धारा 28 में जो है वो है। अगला कह रहे हैं कि निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित किया था? ये एकदम रट के रखिएगा, जहां पर भी अपव्यय और अवरोधन आपको दिख जाए ऑप्शन में, तो चारों ऑप्शन में से बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो हरटांग समिति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हरटांग समिति जब मैंने पढ़ाई थी अलग से टॉपिक वाइज, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हरटांग समिति में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपका अपव्यय और अवरोधन होता है। अब हरटांग समिति अगर आपसे पूछा जाए आई कब थी, तो क्या आप कहेंगे? 1929 में आई थी। सन याद रखिएगा कब आई थी? 1929 में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो क्या आप कहेंगे? सर फिलिप हरटांग थे। क्या नाम था? सर फिलिप हरटांग। मैंने शॉर्ट में एफ लिख दिया है। और जो फिलिप है इन्हीं का नाम आपको विलियम भी देखने को मिलता है। सर विलियम हरटांग करके भी देखने को मिलता है, सर फिलिप हरटांग करके भी देखने को मिलता है। मेन नाम तो इनका हरटांग है, पर वो दोनों अलग अलग जगह आपको देखने को मिलते हैं। अब समझते हैं अपव्यय और अवरोधन को। अपव्यय क्या होता है? आप क्या कहेंगे? बीच में बच्चे पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं। आप देख, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि एक पूरी जो आप देखते हैं इंटर्नशिप में अगर आपकी लगी होगी, तो इंटर्नशिप में आप देखते हैं बच्चे होते हैं, खाते हैं मिड डे मील, बहुत से लोग खिसक लेते हैं, तो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसका एक सेंस ये निकलता है। दूसरा सेंस क्या अपव्यय का निकलता है
कि बच्चे क्या होते हैं पूरे साल में बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, यानी कि एक पूरा 12 महीने का जो है वो साल है, तो उसमें 6 महीने तक पढ़े और उसके बाद 6 महीने बाद क्या हुआ, उनके जो घर है उसमें कोई फसल असल है वो कटने लगी तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देना वो आपका होता है अपव्यय। समझ रहे हैं आप? अवरोधन की बात करें, अवरोध क्या होता है, रोक लगाना, किसी चीज पर रुकना। तो अवरोध क्या होता है, एक ही कक्षा में रुके रहना। अवरोधन का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अभी जो है इस साल वो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, अगला बार जब आपका और बच्चे जो है साथ वाले आगे निकल गए, फिर वो फेल हो गए, फिर से वो फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, फिर वो और एक साल ऐसे पिछड़ते जा रहे हैं। मतलब क्या है, एक ही बच्चे का एक ही क्लास में बार बार पढ़ते रहना, और वो फेल होने के कारण है, उसका मानसिक लेवल है या जिस कारण भी है, तो ये अपव्यय और जो अवरोधन है इसकी समस्या को दूर करने के लिए जो सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया था वो हरटांग समिति ने किया था। 32 प्रश्न है आपका। गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील जो है करने के लिए केंद्र धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया। 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा सही होगा। 19 मार्च 1910 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने हेतु केंद्र धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव 19 मार्च 1910। अगला प्रश्न देखते हैं 33। हमारे देश में संविधान द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था कितनी भाषाओं में की जा सकती है, बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 18 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए जितनी भी प्रश्न ये मैं साथ में चीजें लिख रहा हूँ इनको ध्यान अवश्य जरूर रखिएगा, क्योंकि हरटांग समिति आपसे पूछा जाएगा तो सन तो आपको लिखना ही पड़ेगा हर हाल में, तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें अलग से लिख रहा हूँ। मेरे को अगर केवल फॉर्मेलिटी अदा करनी होती, मैं क्वेश्चन पढ़ता, उत्तर पढ़ता, चल देता अगले क्वेश्चन पे। मैं फॉर्मेलिटी यहाँ पर 1% की भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपके अधिक से अधिक अंक आए पेपर में। आपको बस मेहनत करनी है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। वीडियो आपके ये आधा घंटा से ऊपर के होते हैं और लगातार इतना बोलना आप भी समझ सकते हैं कितनी मेहनत क्या लगती है। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी अपने लिए उतनी मेहनत करनी है, तब आपके नंबर अच्छे आएंगे। आप कथा कहानी की तरह सुन जरूर लेंगे तो पर रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। और वीडियो को अवश्य लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि आप ही लाइक और शेयर करते हैं तभी और लोग भी जुड़ते हैं, और लोग जुड़ेंगे तो और ज्यादा मजा आएगी पढ़ने में, मुझे भी पढ़ाने में और ज्यादा मजा आएगी। 34 प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा किस प्रावधान के अंतर्गत जो है वो की गई थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसे कितने खंडों में डिवाइड किया गया था, तो आप कहेंगे 12 खंडों में बांटा गया था। और इसमें जो आपका मेन स्ट्रक्चर था वो 10+2+3 था, जहाँ पर 10 आपका हाई स्कूल, 2 आपका इंटर, 3 आपका जो है वो ग्रेजुएशन। ये आपका इसमें स्ट्रक्चर था। और एक्चुअल में क्या होता है, जो भी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है उसकी 5 साल बाद समीक्षा की जाती है, उसमें क्या कमी रह गई है और क्या नहीं। तो इसी के 5 साल बाद 1992 में इसीलिए आपकी संशोधित शिक्षा नीति आई थी, आप सभी जानते हैं। जोड़ लीजिए 1986 से, तो पूरे 5 साल बाद आपका 1992 आ रहा है। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, आपको पता होना चाहिए। अगला कह रहा है सर्वप्रथम बड़ौदा नरेश ने किस सन में अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो 1823 आपका सही हो जाएगा। ये सभी याद रखने वाली चीजें हैं। 36 प्रश्न कह रहा है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए सरकार के समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था। ये बिल किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। इनका नाम अभी 2 से 3 बार आ चुका है, गोपाल कृष्ण गोखले आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वर्धा योजना के जन्मदाता कौन थे, तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन, वर्धा योजना, हस्तकला, रोजगार परक शिक्षा, सारी चीजें महात्मा गांधी जी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 38। अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने प्रयास किया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो सर इब्राहिम रहीम जो है वो सही हो जाएगा। जिसको भी स्पीड थोड़ा भी ज्यादा लग रही हो तो जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ वीडियो को रोक लीजिए, वहीं पे आंसर खुद से सोचिए, उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए और आंसर सुन लीजिए, वहां से आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा तो आपको बोरिंग लगेगा, तो कोशिश मैं कर रहा हूँ जल्दी से जो है इन वीडियो को समाप्त कर दूं और कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट ना छूटे। अगला प्रश्न 39 कह रहा है कि भारतीय संवैधानिक प्रावधान की अनुच्छेद 45 संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आदि, ये बिल्कुल सही हो जाएगा अनुच्छेद 45।
अगला कह रहा है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन थे। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बा डॉक्टर राधा कृष्णन जो है वो सही हो जाएगा। राधा कृष्णन आयोग नाम से भी एक आयोग था, तो पूछा यह भी जाता है कि राधा कृष्णन आयोग किस नाम से जाना जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है, तो राधा कृष्णन आयोग से जोड़ के याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राधा कृष्णन कमीशन संबंधित किससे था, किस प्रकार की शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक, या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका उच्च शिक्षा बिल्कुल सही हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है, विश्वविद्यालय का है। विश्वविद्यालय में तो जाहिर सी बात है उच्च शिक्षा होती है, तो डॉक्टर राधा कृष्णन और राधा कृष्णन कमीशन उच्च शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न 42 कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका लखनऊ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है प्रश्न की राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी। राधा कृष्णन कमीशन मैंने ऊपर बता दिया कि उच्च शिक्षा से संबंधित था। और बात करते हैं उत्तर की, 1948 आपका सही हो जाएगा राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति। अगला कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है, ये कथन किसका है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो राधा कृष्णन आयोग का सही हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर गौर कीजिए, माध्यमिक शिक्षा यहाँ पर लिखा है पूरे कथन में, और राधा कृष्णन आयोग उच्च शिक्षा से संबंधित है, पर कथन इन्होंने ही दिया था। ऐसा ना हो आप जब पेपर में आए तो कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। अगला 45 प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति से कराया। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति आपका 1991 सही हो जाएगा। जनार्दन रेड्डी समिति पूछा जाए कब आई थी, 1991 में आई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 46 प्रश्न कह रहा है कि गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया, बताइए चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सा वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है आपका सही हो जाएगा। अधिकतर चीजें यहीं से निकल कर आई हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। अगला कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो 1992 आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि नई शिक्षा नीति की निम्न में से किस संस्कृति का क्रियान्वित नहीं किया जा सका। 1986 में रखा तो गया पर नहीं किया जा सका, वो इनमें से क्या होगा, तो आप कहेंगे भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना, ये जो है वो रखा गया पर नहीं किया जा सका। अगला कह रहा है कि आचार्य राममूर्ति समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा आपका सही हो जाएगा, इसकी सिफारिश नहीं की थी। अगला कह रहा है कि 1964 में गठित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सा दौलत सिंह कोठारी आपका सही हो जाएगा। 1964 में मैंने आपको क्या बताया था, कोठारी आयोग आपका आया था, और कोठारी आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। समझ रहे हैं आप, यही चीज इस प्रकार से घुमाकर भी पूछी जा सकती है। अगला कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जो है वो हुआ था। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 4 नवंबर 1948 सही हो जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग मैंने बताया राधा कृष्णन आयोग को कहते हैं। राधा कृष्णन आयोग जो कि उच्च शिक्षा से संबंधित था, उसका सन भी मैंने 1948 बताया था। और देखिए प्रश्न वही पूछा गया, थोड़ा सा घुमा घुमा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखिए यहाँ पूछ लिया गया, ऊपर वाले प्रश्न में गठन पूछा गया, उसी के अध्यक्ष पूछ लिए गए, और अध्यक्ष मैंने आपको सभी बता दिया कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बहुउद्देशीय विद्यालय को सुझाव जो है वो दिया था, किसने दिया था, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है आपका सही हो जाएगा। वीडियो की स्पीड में फिर से कह रहा हूँ, साइड में 3 डॉट बटन है, उससे भी आप अपने अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। जो भी आपको स्पीड में देखना हो तो बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि घटा भी सकते हैं, और अपने अनुसार जो है उसे जैसा चाहे सेट कर सकते हैं। 54 प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर सही हो जाएगा। मुदालियर आयोग को ही माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। 55 प्रश्न कह रहा है शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो 14 जुलाई 1964 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी की बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, ये किसका सुझाव था, बताइए। चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा।
बात करते हैं उत्तर की, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आपका सही हो जाएगा। 57 प्रश्न कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए, ये सुझाव किसका था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा, तो शिक्षा आयोग आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किन कार्यक्रमों को स्थान दिया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका निरक्षरता उन्मूलन भी था, अनवरत योजना भी था, पत्राचार पाठ्यक्रम भी था, तो आपका उपर्युक्त सभी जो है आपका सही हो जाएगा। तो कोठारी आयोग ने इन कार्यक्रमों जो है उनको स्थान दिया था। 59 प्रश्न कह रहा है, ये सब आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, नीचे वाले 60 प्रश्न थे 2015 के। अभी तक हमारे मिक्स क्वेश्चन चल रहे थे, उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर। 59 कह रहा है, शिक्षा आयोग 1964-66 ने शिक्षा के ढांचे का सुझाव क्या दिया था, ये आपको बताना है। 64-66 में क्या आया था? कोठारी आयोग आया था, ये मैंने बताया आपको। तो क्या सुझाव दिया था इन चारों में से? बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका 10+2+3 जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं आगे चल के आया भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। ये सारी चीजें एक्चुअल में क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर वो सारी चीजें आपने लिंक कर ली तो आप आसानी से पूरा कोर्स को समझ सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके स्टार्ट हो रहे हैं 2015 के, साइड में आप देख भी सकते हैं 2015 जो है आपका लिखा हुआ है। तो देखते हैं, चलिए प्रश्न आपका, देश में संविधान लागू कब हुआ था? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। आप सभी जानते हैं कब लागू हुआ था, बिल्कुल आपका 26 जनवरी 1950 जो है वो सही हो जाएगा। पहले 2015 के देखेंगे, फिर 16 के, फिर 17 के, फिर 18 के, फिर 19 के। पूरे हम सभी प्रीवियस ईयर 2015 से 20 तक समझ रहे हैं, 5 साल के अगर बहुविकल्पी आप देख रहे हैं तो सारी चीजें आपको समझ में आने लगती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 61 प्रश्न कह रहे हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? बताइए, 45, 25, 28, 46 में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो धारा 45 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सन 1600 सही हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए ऊपर आया भी था। अगला कह रहा है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? आप सभी जानते हैं कब आया, 1854 में आया। तारीख भी मैंने आपको बताई कब, 19 जुलाई, 19 जुलाई 1854। ध्यान रखिएगा, 19 जुलाई याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक बार एक्चुअल में बहुविकल्पी आपका आया था जिसमें तारीख भी दे रखी थी। 1854 वाले दो ऑप्शन थे। मैं काफी साल से जो है डीएलएड की तैयारी करा रहा हूँ, तो मैंने बहुत प्रीवियस ईयर देखे हैं। आप देखेंगे 2015 भी मैंने कराए हैं, आप जाकर सर्च कर सकते हैं सेकंड सेमेस्टर के। तो बहुत टाइप टाइप के प्रश्न देखे हैं, तो मुझे काफ़ी चीज़ें लगती हैं ये कब कब आई हैं कब कब नहीं, तो इसलिए मैं उस पर लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 64, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन जो है वो हुआ। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो 1964-66 आपका जो है वो सही हो जाएगा। इसी को कहते हैं क्या, कोठारी आयोग। देखिए कोठारी आयोग पे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया। तो चार ऑप्शन में से बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो 10+2+3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मैंने चीज ऊपर बताई भी थी। अगला कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना लागू हुई थी? बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न ये उठता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया कब था? तो आया तो 1987 में था, पर लाने की संकल्पना इसे 1986 में ही रखी गई थी। सोचा गया था 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें कि आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो लाया जाएगा। उद्देश्य क्या था, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें पाठ्य सामग्री शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, इसका मेन उद्देश्य जो है वो था। अगला देखते हैं प्रश्न 67, स्कूल चलो अभियान अंग किसका है? बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में से। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बा सर्व शिक्षा अभियान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 68, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? मैंने अभी ऊपर आपको बताया 2015 के क्वेश्चन अभी तक चल रहे हैं आपके, तो आप क्या कहेंगे ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री शिक्षक उपकरण जैसी न्यून आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना मेन उद्देश्य इसका था। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? अच्छा प्रश्न है, ये सब जो क्वेश्चन है आपके वाइवा में बहुत पूछे जाते हैं। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में से। बात करते हैं उत्तर की, तो 1995 6 आपका सही हो जाएगा, मिड डे मील योजना का शुभारंभ।
70 प्रश्न कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध जो है वो किससे है? प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या प्राथमिक बालिका शिक्षा? चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो प्राथमिक बालिका शिक्षा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 प्रश्न हमारे हो गए हैं, 5 प्रश्न हमारे शेष और रह गए हैं। टोटल 75 तक प्रश्न देखेंगे, बाकी बचे 75 प्रश्न नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे। समय मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। सेकेंड सेमेस्टर की टाइमिंग दोपहर के 3 बजे है, तो वीडियो को लाइव आकर भी आप देख सकते हैं। और सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स भी हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। सभी लिंक आपको, चाहे वो वन लाइनर हो, एमसीक्यू हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, फास्ट रिवीजन हो, सारी चीज़ों की वीडियो की लिंक प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, प्लेलिस्ट में भी है, टेलीग्राम में भी है, कहीं से भी आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी यदि आपको ना मिले कमेंट कीजिएगा या फेसबुक पे बालाजी स्टडी अड्डा सर्च है कीजिएगा, वहां पर भी आईडी है, वहां पर आप मैसेज कीजिएगा तो वहां पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। देखते हैं 71 प्रश्न। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बता रहे हैं आपको कौन सा सही होगा। तो मार्च 1992 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यशपाल समिति का गठन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? चार ऑप्शन दे रखा है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बहुत बार आपने सुना होगा 6 से 14 वर्ष, आप आसानी से इसे टिक कर सकते हैं। 73 प्रश्न कह रहा है कि बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना बहुत जो है वो अच्छा है। ये कथन किसका है? ये कथन आपका पूछा गया है, किसने जो है वो दिया था। बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, ये कथन किसका है? ऑप्शन एबीसीडी में से लॉर्ड मैकाले आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले का जो है ये कथन है। 74 प्रश्न आपका कह रहा है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? चार ऑप्शन में छांटना है आपको, इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक पढ़ाए एक। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। तो लास्ट प्रश्न आपका है, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया, कब किया गया, ये आपको बताना है। 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 8 अप्रैल 2011 या 5 अप्रैल 2009? ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं चलिए अब उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बा 1 अप्रैल 2010 जो है वो सही हो जाएगा, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार। अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने बुनियादी तालीम या कह सकते हैं बेसिक शिक्षा, बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का जो प्रस्ताव है वो किस सन में रखा था? ये आपका इस वीडियो के लिए प्रश्न है। चार मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है सन 1920 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1937 में, तीसरा ऑप्शन है आपका सन 1942 में और चौथा ऑप्शन है आपका सन 1947 में। आंसर हम इसका देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। प्रश्न ये आपका 2016 में आया था प्रीवियस ईयर पेपर में, तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बताते हैं। सभी लोग अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा और सभी लोग उत्तर बताया करिए। आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, आपको काफी चीजें ऐसे ही याद होती हैं, तो कोशिश किया करिए सभी लोग सही गलत जो भी आपको पता हो अवश्य बताया करिए। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।